गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस क्लास के पिछली क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ परिणाम थे, उनकी अपन ने व्याख्या कर ली थी और एक नए तरीके से करी थी हमने उनकी व्याख्या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की, जिसको अपन क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, एक तरह से प्रकाश का। यानी प्रकाश छोटे छोटे क्वांटा के रूप में होता है और जब किसी द्रव्य के साथ अनुक्रिया करता है तो वो इन छोटे छोटे क्वांटा के रूप में अनुक्रिया करता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। आइंस्टाइन ने इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो परिणाम थे उनकी व्याख्या भी आइंस्टाइन ने क्या करी थी, इसकी सहायता से बहुत अच्छे से कर दी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे आगे वो उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके दिया हुआ है कि कोई धातु है, उसका जो कार्यफलन है उसका मान दिया गया आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल देखो कि धातु का जो कार्यफलन है क्योंकि कार्यफलन की भी बात उसमें हुई थी। धातु का कार्यफलन फाई नॉट कितना दिया गया है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये धातु का कार्यफलन दिया गया और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो धातु है इस पर अपन प्रकाश आपतित कराते हैं तो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, जिसको अपन देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कि इस धातु के लिए क्या ज्ञात करनी है आपको, देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। ये देहली तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, है ना, इसकी बात आपसे पूछ रहा है, लैम्डा नॉट। ठीक है, हमने देहली तरंग दैर्ध्य या देहली आवर्ती के बारे में पढ़ा है और आपको दिया क्या गया है इसके साथ ही, गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन आपको है, एक तो h का मान दिया गया है और दूसरा जो धातु h का मान देने के अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो वैल्यू है आवेश की वो आपको दी गई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दी गई है। ठीक है, और ये जो मान आपको दिया गया है ना, h का मान, वो दिया गया है 4.14 × 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। c जो होती है लाइट की वेलोसिटी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास चार्ज है उसकी वैल्यू आपको पता ही होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं। हम जानते हैं कि देहली आवर्ती का सूत्र क्या होता है या कार्यफलन जो होता है, हम जानते हैं कि ये जो कार्यफलन था फाई नॉट, ये क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो आइंस्टीन वाली व्याख्या है उसमें क्या था कि न्यूनतम ऊर्जा का मान था जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये न्यूनतम मान कितना था, फाई बराबर h न्यू नॉट था, जहाँ न्यू नॉट क्या होती है अपने पास, देहली आवर्ती। क्या होती है, देहली आवर्ती होती है और यहाँ h प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है। यहाँ से न्यू नॉट कितना आ जाएगा, या न्यू की वैल्यू भी अपन जानते हैं कि देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, न्यू बराबर है c/λ नॉट। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, फाई नॉट इक्वल टू hc/λ नॉट। आपको चाहिए क्या, लैम्डा नॉट, तो कितना हो गया hc/फाई नॉट। ये सारी वैल्यूज अपन को दे रखी हैं, ये देहली तरंग दैर्ध्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। कितना होगा मान, 4.14 × 10⁻⁻14 × 3 × 10⁸ अपॉन फाई 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दे दी गई। अगर आप एक चीज़ और देखो यहाँ पर कि ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो यहाँ पर भी अपन इसको वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻⁻ से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। और अपन ने नीचे वाले को वोल्ट में कन्वर्ट कर दी, ऊपर वाले को भी वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो इतने से गुणा करना पड़ेगा। और अपन ने इसकी वैल्यू 1.6 ना गुणा करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी किस में रख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख देंगे। ठीक है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर सेकेंड है। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है अपने पास, लैम्डा नॉट की जो वैल्यू आती है, लैम्डा नॉट की वैल्यू अपने पास आती है 5645 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
ये अपन इसको सॉल्व करके क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻⁻, ठीक है। सिंपल वे में अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा मैक्सिमम है, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू यानी इससे कम वाली वैल्यू पर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। मैक्सिमम वो कट ऑफ है जिससे ऊपर अपने पास क्या होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम वाली पर प्रकाश पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे धातु की सतह से, इससे ऊपर वाली पर नहीं होंगे, ठीक है। तो लैम्डा अपने पास लैम्डा लेस देन लैम्डा मैक्सिमम, लेस देन इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा धातु की सतह से, इससे अधिक पर उत्सर्जित नहीं होगा। ये मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो कट ऑफ वेवलेंथ कहलाती है अपने पास, जिसको अपन देहली तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ये इजी एक एग्जाम्पल था, इजी वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो इनके बारे में। नेक्स्ट जो अपने पास है वो देखो अपन क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो प्रकाश की ड्यूअल नेचर के बारे में था, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसकी अपन बात करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में अपन बात करें तो शुरुआत से अपन लेके चलेंगे। देखो शुरुआत में क्या माना गया था, बाद में क्या माना गया था, लास्ट में आते आते क्या हो गया, है ना, क्या हो गया देखते देखते, है ना, सुना ना आपने, क्या से क्या हो गया देखते देखते। प्रकाश था अपने पास शुरुआत में, न्यूटन वगैरह ने जो सिद्धांत दिए थे, देकार्तेज वगैरह या न्यूटन वगैरह से बात अपन चालू करें, न्यूटन ने उसका पक्ष लिया था देकार्ते का, और इन्होंने क्या किया था, देकार्ते न्यूटन ने, इनने प्रकाश की कण प्रकृति मानी थी। क्या मानी थी, कणीय प्रकृति मानी थी, और कणीय प्रकृति में भी ऐसा कण माना था जो वास्तव में कोई द्रव्यमान रखता है, इस प्रकार का कोई कण माना था, ठीक है। और उस कण प्रकृति के आधार पर इन्होंने किस किस की व्याख्या करी थी, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करी थी, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करी थी, अपवर्तन की आंशिक व्याख्या करी थी। इन दोनों घटनाओं की उन्होंने क्या करी थी, व्याख्या करी थी। सरल प्रकाश का सरल रेखा में जो प्रोपोगेशन था, है ना, सरल रेखा में जो प्रोपोगेशन था उसके बारे में इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। ये अपने पास पहला स्वरूप था जो प्रकाश का शुरुआत में देखा गया था। उसके बाद हाइगेन्स आए, क्रिस्टियन हाइगेन्स आए, है ना, और हाइगेन ने क्या कहा कि नहीं जनाब, ये प्रकाश है, ये कणीय प्रकृति नहीं दर्शाता। प्रकाश कौन सी प्रकृति दर्शाता है, तरंग प्रकृति दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तरंग प्रकृति दर्शाता है। और इस हाइगेन के पक्ष में कौन कौन आ गए, यंग भी आ गया जनाब, है ना, फ्रेनल भी आ गया इनके पक्ष में, फ्राउनहोफर भी आ गया। ये कई साइंटिस्ट और थे जो लोग इनके क्या हुए, हाइगेन वाले मत के पक्ष में आए, और उन्होंने क्या किया, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था उसके आधार पर अपवर्तन, परावर्तन और उसके अलावा व्यतिकरण, उसके अलावा विवर्तन, उसके अलावा ध्रुवण, इस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के इन गुणों की सफलतापूर्वक व्याख्या करी बाकी सभी साइंटिस्टों ने मिलकर, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर। और जब इन गुणों की व्याख्या करी तो ये जो प्रकृति थी कण की, वो कण प्रकृति इन गुणों की व्याख्या नहीं कर पा रही थी, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इनकी व्याख्या नहीं कर पा रही थी। इसलिए न्यूटन वगैरह ने जो माना था प्रकाश को ईथर माध्यम में संचरित किन्हीं कणों के समान माना था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो कण प्रकृति ये नहीं होती, है ना। कालांतर में एक कण प्रकृति थी वो विलुप्त हुई और उसके स्थान पर कौन सी प्रकृति चालू हुई, तरंग प्रकृति, यानी इसको मान्यता ज़्यादा दी गई उस समय, ठीक है। इनके बाद अब ये जो प्रकृति थी प्रकाश की, ये बहुत ही वेल सेटल्ड अपने पास एक थ्योरी आई प्रकाश की। प्रकाश वास्तव में तरंगों के रूप में संचरण करता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो तरंगागर के रूप में समान रूप से उसमें बटी रहती है, तीव्रता के रूप में उसको अपन डिफाइन करते थे। ये सारी चीज़ें अपन बताते थे, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन होता है यहाँ, ये अध्यारोपित होकर के व्यतिकरण, विवर्तन ऐसे प्रतिरूप वो बनाती हैं, ये सारी घटनाएँ देखी गई। और तरंग प्रकृति थी ये सोफिस्टिकेटेड प्रकृति के रूप में प्रचलित हुई। लेकिन उसके बाद कालांतर में जब एक घटना देखी गई, कौन सी घटना देखी गई, एक क्या, एक के बाद बहुत सारी घटनाएं देखी गई, वन बाय वन करके। एक तो कौन सी, सबसे पहले तो जो कहानी स्टार्ट हुई वो कृष्णिका विकिरण से हुई। किससे हुई,
कृष्णिका विकिरण थी, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव था जो अपन यहाँ पढ़ते हैं। ये कृष्णिका विकिरण वगैरह, कॉम्पटन प्रभाव वगैरह ये ऊपर की क्लासों में आप पढ़ोगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। उसके बाद आपके पास रमन प्रभाव आया। एक नहीं कई घटनाएं एक साथ विकसित हुई ऐसी 1 बाय 1 करके, बैक टू बैक। उसके बाद ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा थी, जिसके आइंस्टीन और डीबाई मॉडल के आधार पर व्याख्या की गई थी बाद में। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ये बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई जो प्रकाश से संबंधित थी या विद्युत चुंबक की जो प्रकृति थी तरंग की उससे संबंधित थी। ये घटनाएं आई और इन घटनाओं की व्याख्या में ये जो तरंग प्रकृति वाला सिद्धांत है ये कंप्लीटली क्या हुआ। फिर एक तो अपन नहीं देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो अपन नहीं देखा था। तो यहाँ मैक्स प्लांक जो था उसने एक नवीन अवधारणा को जन्म दिया। सबसे पहले ये सारी घटनाएं किसके लिए देखी गई? हर्ट्ज जो थे, हर्ट्ज उन पर प्रयोग कर रहे थे। किन पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, जिनकी थ्योरी डेवलप की थी किसने? मैक्स प्लांक ने, मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने जिनकी थ्योरी डेवलप की थी उस थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे संचरित होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या करती हैं वो मैटर के साथ अनुक्रिया करके, उन सब पर प्रयोग कौन कर रहे थे? हर्ट्ज कर रहे थे, है ना। और हर्ट्ज उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब उन्होंने भी देखा कि जब अपन पराबैंगनी जो किरणें हैं वो अगर किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो वहाँ ऐसे कोई ऋणावेशित टाइप के कण हैं वो उत्पन्न होते हैं। उसने ऐसा देखा था, है ना। उसके बाद जो आए अपने पास हॉलबॉक्स और लिनार्ड, उन्होंने बड़े सही तरीके से अपने पास एक्सपेरिमेंट किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला, और उसके रिजल्ट्स भी आए थे। उनकी व्याख्या भी आइंस्टीन ने उसके बाद प्रस्तुत की थी। उससे पहले ये जो कृष्णिका, आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की उससे पहले कृष्णिका जो विकिरण थी उससे उत्सर्जित जो प्रकाश है उसकी व्याख्या करने के लिए प्लांक ने एक नई हाइपोथेसिस दी थी। प्रकाश का कौन सा स्वरूप है अपने पास? मैक्सवेल, ये प्लांक ने क्या कहा था कि ये जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं ये क्वांटा के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? क्वांटा के रूप में। कालांतर में इसी क्वांटा को अपन फोटोन कहते हैं। और फोटोन क्या कहते हैं? छोटे छोटे ऊर्जा बंडल। कैसी नेचर होती है? फोटोन की कणीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति है? फोटोन की कणीय प्रकृति। लेकिन फोटोन की कणीय प्रकृति का मतलब होने का ये हुआ कि उसका मास क्या है? 0। यहाँ कणीय प्रकृति का मतलब मास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, थोड़ा डिफरेंस था ना। ये जनरल जो आपके पास कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उनके रूप में होता है। ये कण क्या होता है? हाइपोथेटिकल एक तरह से, है ना। आप मान सकते हो उसका व्यवहार कण की तरह, लेकिन वास्तव में एक कण नहीं होता, यानी द्रव्यमानहीन होता है, मासलेस होता है, ठीक है। तो ये हुआ प्लांक ने दिया। और इसके पक्ष में कौन कौन आ गए? फिर आइंस्टीन आ गए जनाब। आइंस्टीन इसके पक्ष में आ गए। बाद में इन सारे प्रभावों की भी व्याख्या हुई धीरे धीरे। डीबाई और आइंस्टीन इन ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं की भी व्याख्या करी, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे इस ड्यूरेशन के, इन लोगों ने कहा था कि साफ तरंग प्रकृति होती है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे इस बात से। आप कहते हो होती है, हम भी मानते हैं तरंग प्रकृति होती है। इन सारी घटनाओं की तरंग प्रकृति बहुत अच्छे से व्याख्या भी करती है, इसलिए इसका मतलब ये सही भी है। लेकिन जब इनकी घटनाओं की बात आती है तो ये तरंग प्रकृति काम नहीं करती, तो क्या करें? तो फिर प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत सुझाया था प्रकाश का, विकिरणों का क्वांटम सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो आइंस्टीन ने किसके लिए अप्लाई कर दिया? प्रकाश के लिए भी अप्लाई कर दिया। और उसने कहा था कि प्रकाश इन फोटोन के रूप में करता है और इनकी जो ऊर्जा होती है E बराबर hν के रूप में होती है। समझ गए? और इनका जो संवेग होता है इन फोटोनों का, ये इन फोटोनों की जो तरंग संवेग होता है P बराबर, वो h/λ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? h/λ, जहाँ लैम्डा क्या है? तरंग की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। और ये P क्या है? इसका जो कणीय स्वरूप होता है, कण के रूप में जब वे व्यवहार करता है प्रकाश फोटोन के रूप में, तब उसका मोमेंटम होता है। समझ गए? और ये घटनाएं देखी, उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट लागू किया और उन्होंने कहा कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है, अगर अपन मानते हैं, प्रकाश का इस प्रकार का कणीय स्वरूप मानते हैं, तो कृष्णिका विकिरण का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम था उत्सर्जन वाला, उसकी भी बहुत सफलतापूर्वक व्याख्या हुई। प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी हुई। कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, इन सारे प्रभावों की क्या हुई? बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हुई? व्याख्या हुई। इसलिए अपन ये कहते हैं, इसलिए ये कहा गया कि लास्ट में ये जो प्रकाश अपने पास होता है, इसकी कैसी प्रकृति भी हो सकती है? कणीय प्रकृति भी। मानना पड़ा कि इन प्रभावों की व्याख्या कर रहा है, इसलिए कैसी प्रकृति और मानेंगे? इसकी कणीय प्रकृति भी हो सकती है।
बाद में ये बात हुई कि भाई तरंग भी होगी, कणीय भी होगी, तो आप एक बात तो बोलो कि ये सारी अलग अलग बातें क्यों कर रहे हो आप। तो फिर ये बात बीच की एक बात निकाली कि कहते हैं ना, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, बस बीच का रख लो, दोनों का मान रह जाए, है ना। ये वाली बात हुई। उसमें कहा था कि जो प्रकाश होता है ये ड्यूअल नेचर दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है प्रकाश, है ना, और प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति भी दर्शाता है। इस बात पर सहमति बनी कि प्रकाश जो होता है वो कौन सी नेचर भी दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है और कण प्रकृति भी दर्शाता है। ये प्रकृति तो होती है जब प्रकाश क्या करता है, अध्यारोपित होता है अपने ही किसी तरह के दूसरे स्वरूप के साथ, अपने ही तरह के किसी दूसरे स्वरूप के साथ क्या होता है, अध्यारोपित होता है प्रकाश, तब क्या करता है, तरंग प्रकृति शो करता है। समझ गए बात आप। जैसे तरंग है, तरंग के साथ मिलती है, जैसे दो ऊर्जा स्रोतों में अपन ने देखा कि एक से उत्सर्जित तरंगें दूसरे से उत्सर्जित तरंगों के साथ मिलती हैं बीच के क्षेत्र में, तो व्यतिकरण की घटना देखने को मिली थी, है ना, ऐसी घटनाएं थी। ये बात तो ये होगी। फिर कहता कि जब प्रकाश द्रव्य के साथ अनुक्रिया करता है, किसके साथ अनुक्रिया करता है, द्रव्य मैटर के साथ अनुक्रिया करता है, तब वो कैसी प्रकृति दिखाता है, कणीय प्रकृति दिखाता है। समझ गए बात आप। इसका मतलब इस बात पे सहमति बनी कि प्रकाश जब अपने किसी दूसरे स्वरूप के साथ अनुक्रिया करता है तो तरंग प्रकृति के रूप में करता है, और जब किसी द्रव्य के साथ वो अनुक्रिया करता है तो किस प्रकृति के रूप में रहता है, वो कणीय प्रकृति के समान व्यवहार करता है। और इस कणीय प्रकृति का जो ऊर्जा का मान होता है वो एक बराबर h होता है, और साथ के साथ जो मोमेंटम होता है P बराबर h/λ होता है। ये बात पे सहमति बनी, ठीक है, इस बात पे सहमति बनी, ठीक है। जहाँ P इसकी कणीय प्रकृति को दर्शाता है और वास्तविक रूप में लैम्डा क्या, इस प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य और इस कणीय प्रकृति का एक बहुत शानदार अपने पास कॉम्बिनेशन है जो रिलेट करता है, ये रिलेशन है, बीच की कड़ी है, अपन ऐसा कह सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये वाला, जो बाद में भी निकल के आता है डे ब्रोगली के द्वारा। तो या इस बात पर सहमति बने कि प्रकाश कैसी प्रकृति शो करता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, किन्हीं परिस्थितियों में यह तरंग के समान व्यवहार करता है और किन्हीं परिस्थितियों में किसके समान व्यवहार करता है, द्रव्य के साथ जब अनुक्रिया करता है तो कणीय रूप में ये क्या करता है, व्यवहार करता है। अपने ही किसी स्वरूप के साथ अनुक्रिया तरंग प्रकृति के रूप में शो करता है और किसी द्रव्य के साथ इसकी अनुक्रिया कणीय रूप में व्यक्त होती है, प्रकट होती है। ये बात सामने आई। उसके बाद इस बात का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया ना, आप हंसोगे, इस बात का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया ना, ये दे ब्रोगली ने उठाया। और आप ये मानोगे नहीं कि इतिहास की बहुत शानदार घटना रही है दे ब्रोगली की, कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला एक हाइपोथेसिस के लिए। हाइपोथेसिस मतलब उसने कहा था कि उसने ऐसा, कई बार कहते ना ये तो ऐसे करता था, आप इसको कुछ नहीं कहते, मैं ऐसा कहता तो मेरे को आप डांट देते हो, ऐसा कहते हो ना, वो बात होगी यहाँ। तो दे ब्रोगली ने क्या कहा कि चलो मान ली मैंने आपकी बात कि प्रकाश है उसकी कैसी प्रकृति है, कणीय प्रकृति, तरंग प्रकृति भी है ना, और कैसी प्रकृति है, कणीय प्रकृति भी है। यानी ये प्रकाश दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। इधर आप ये कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, प्रकाश कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है, आप ये कह भी रहे हो। इसका मतलब तो आपका कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश है या तरंग है वो दो खली प्रकृति दर्शाता है, तरंग भी दर्शाता है, कणीय दर्शाता है। तो उसने एक हाइपोथेसिस दी कि जो द्रव्य कण होते हैं, उसने क्या कहा कि जब ये बात सही है, आप कह रहे हो कि बात सही है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो बात भी सही है। क्या बात, कि जो द्रव्य कण हैं उनकी भी क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ये डे ब्रोगली की परिकल्पना कहलाती। किसकी परिकल्पना, दे ब्रोगली की परिकल्पना। ये दे ब्रोगली परिकल्पना कहलाती है। कौन सी परिकल्पना, कि किसी भी द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है हमेशा। क्या कहा उसने, किसी भी द्रव्य कण से संबद्ध से सदैव एक तरंग संबद्ध होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य
लेमडा बराबर कितनी होती है एच अपॉन पी। लो जनाब घसीट लिया उसने प्लांक को बीच में, क्योंकि प्लांक ही तो कह रहा था ना कि एच कांस्टेंट मान लो और इसको लेकर के आप काम चला सकते हो। यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया था कि कोई भी द्रव्य कण उसका मास m है, अगर वो v वेग से वेलोसिटी कर रहा है उसका मोमेंटम p हो जाएगा, तो उससे संबद्ध एक तरंग दैर्ध्य भी हमेशा होनी ही चाहिए। क्यों उल्टा भी तो सही बता रहे हो ना आप कि प्रकाश तरंग है तो तरंग के साथ क्या हो रहा है, कणीय रूप हो रहा है, मोमेंटम दर्शा रहा हो। तो यहाँ भी क्या होगा, जिस कण का मोमेंटम है मास m है, v उसकी वेलोसिटी है, उस कंडीशन में उसके साथ एक तरंग भी होनी चाहिए और उसकी वेवलेंथ लैम्डा होनी चाहिए। अगर आप ये बात सही कह रहे हो तो मेरे वाली भी सही है, और हुआ भी यही। थोड़े टाइम बाद डेविसन और जर्मर ने, दो साइंटिस्ट हुए, कौन, डेविसन व जर्मर, इनने क्या किया, इस द्वैत प्रकृति की व्याख्या भी की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति भी शो करता है। कण तो है ये तो हमें पता ही है, इसका मास होता है, v वेग से गति करेगा तो मोमेंटम भी आएगा, लेकिन ये तरंग प्रकृति भी शो करता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में तरंग प्रकृति शो करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विवर्तन दर्शाता है क्रिस्टल जालकों के साथ विवर्तन दर्शाता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तरंग प्रकृति। लो साहब, इसी बात पे डे ब्रोगली को क्या मिला बाद में, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज। है ना बड़ी अचंभे की बात। हाइपोथेसिस दी थी केवल, एक्सपेरिमेंट औरों ने किया, सत्यता उसकी औरों ने परखी, लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिला, डे ब्रोगली को, केवल एक परिकल्पना के बेस पे। तो इसका मतलब फिजिक्स में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, आपका विरोध भी हो सकता है, सही निकल जाए, आपको नोबेल मिल जाए, है ना। तो द्रव्य कण भी क्या दिखाता है, द्वैत प्रकृति दिखाता है, यानी द्रव्य कण भी, द्रव्य कणीय रूप तो उसका हाई है, साथ में ये द्रव्य कण कैसा दिखा सकता है, तरंग स्वरूप भी दिखा सकता है। और तरंग स्वरूप दिखाएगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, लैम्डा इतनी होनी चाहिए। ये क्या कहलाती है, दे ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाती है। हाँ, कई बार आप कह सकते हो कि सर ऐसे इसका मतलब तो हम चलते हैं तो हमारी भी प्रकृति होनी चाहिए, हमारे साथ भी एक तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए एसोसिएटेड। हाँ, हो सकती है। जैसे सामान्य अपन बात करें, एक सपोज क्या बात करें अपने साथ, जैसे अपने पास एक छोटी सी बॉल है सपोज, और उसका मास कितना है, 10 ग्राम है। 10 का मतलब 10⁻² किलोग्राम है उसका। हम उसको फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, हमने यूँ फेंका उसको तो 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है सपोज। तो उससे संबंध लैम्डा कितनी होगी, लैम्डा बराबर 6.63 × 10⁻34। ये तो एच की वैल्यू है, अपन जानते हैं, जूल सेकेंड में। और बटा में क्या आएगा, m 10⁻² गुणा कितना, 2। तो अराउंड कितना आ गया अपने पास, 10⁻² × 2, ये -32 हो गया, ज़्यादा जोर मत मानो। कितना हो गया यहाँ, 2 से गया तो 3.31 × 10⁻32 मीटर लैम्डा। अब ये ऑर्डर देखो आप, तो इसका ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर अपने पास बहुत कम है। अपने पास ऐसा कोई सोर्स नहीं होता जिससे मेजर कर पाए अपन इस इतनी कम वेवलेंथ को। तो इतनी कम वेवलेंथ को मेजर करने में अपने पास अभी कोई प्रिसाइजली कोई अपने पास अपरेटस भी नहीं है, तो अपन मापन नहीं कर पा रहे। इसलिए उसके साथ वेवलेंथ तो है, लेकिन अपन उसका मापन नहीं कर पाते, उसका डिटेक्शन नहीं कर पाते। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास होती है वेवलेंथ, वो अपन मेजर नहीं कर पाते। लेकिन जब बहुत छोटे कण होते हैं, एटॉमिक लेवल पे सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, हाँ, उनकी जो तरंग है, वो उस तरंग की प्रकृति या तरंग दैर्ध्य है, वो अपन माप सकते हैं। क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी एक्स रेज के ऑर्डर की तरंग दैर्ध्य आती है। किसके ऑर्डर की आती है इनकी तरंग दैर्ध्य, एक्स रेज के ऑर्डर की आती हैं, जिनका अपन डिटेक्शन कर ही सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में आती हैं। ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इन छोटे कणों पर क्या होता है, ये दे ब्रोगली वाला जो अपन देखते हैं ना, तो सही सटीक तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। दैनिक जीवन में जो अपने मापन योग्य यंत्र हैं, उन इनकी सहायता से अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब इनके आधार पर दे ब्रोगली ने जब ये बात कही, तो अपन कह रहे हैं कि अगर कोई अपने पास कण है, वो गति कर रहा है, सपोज कोई कण गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी अपने पास, गतिज ऊर्जा k से डिनोट करते हैं। सपोज k बराबर क्या होता है, p²/2m। किसी कण की गतिज ऊर्जा, उसका मोमेंटम p है, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में p कितना हो गया, √2m k। और उस स्थिति में उस कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, λ/2m।
ये उस कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इसको मैटर वेव भी कहते हैं, है ना, मैटर वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को जो दे ब्रोगली ने बताया था ना कि द्रव्य कण से संबंधित कुछ तरंगें होती हैं, उसका भी तरंग स्वरूप होता है, वो द्रव्य तरंग कहलाती है। वो जो तरंग उससे संबंधित होती है कौन सी कहलाती है? द्रव्य तरंग कहलाती है। और उसकी वेवलेंस ही होती है, जो गतिज ऊर्जा के रूप में अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसके लिए अपन सिंपल इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिफरेंट कणों के लिए इसी फॉर्मूले के आधार पर आपसे कई बार एक छोटा न्यूमेरिकल पूछ लेता है ना, और कैसे उनकी तरंग दैर्ध्य अपन ज्ञात करते हैं वो भी देखो। तो फर्स्ट केस अपने पास क्या है? आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्ध्य, आवेशित कणों के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, है ना। हमने कहा था कि सपोज अपने पास कोई आवेश है, कोई कण है, उसका द्रव्यमान अपने पास m है ना, और वो जो कण है उस पर आवेश सपोज कितना है? q है। अब किसी आवेशित कण को गति देने का सबसे सिंपल तरीका होता है विभवांतर लगा दो। क्या लगा दो? विभवांतर लगा दो। वो अगर धनात्मक आवेशित है तो उच्च विभव से किधर गति करेगा? निम्न विभव की ओर। ऋणावेशित कण तो निम्न विभव से किधर त्वरित होगा? उच्च विभव की ओर। समझ गए? तो ऐसी कंडीशन में q उस पर आवेश है, अपन ने विभवांतर की वैल्यू क्या रखी है? v वोल्ट रखी है। क्या रखी है? v वोल्ट रखी है। ऐसी कंडीशन में अपने पास जो गतिज ऊर्जा होती है कण की, वो किसके रूप में व्यक्त होती है? q इंटू वी के रूप में व्यक्त होती है। q इंटू वी के रूप में व्यक्त होती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? लैम्डा का मान कितना था? h अपॉन √2m के, और k की जगह क्या आ गया? q इंटू वी। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। m जो कण अपन ले रहे हैं उस कण का द्रव्यमान है, q उस कण पर आवेश का मान है, v वोल्ट विभवांतर है, वोल्ट में लेना है जो अपन मापन कर रहे हैं। ठीक है ना। h अपने पास प्लांक नियतांक है। बहुत सिंपल सा केस है। इसमें केस फर्स्ट ले लें, सपोज क्या ले लें? केस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के देख लें। ऋणावेशित कण है, q का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कण है, ऋणावेशित कण है, पता है अपन को आवेश का परिमाण ये है। ठीक है। m इलेक्ट्रॉन का कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब लैम्डा का मान रखते हैं तो 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू q का मान कितना है? 1.619, और अपन ने किस से त्वरित कराया है? v विभवांतर से त्वरित कराया। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास लैम्डा आती है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये v वोल्ट में लेना है, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो आपसे कहा जाए कि सपोज 100 वोल्ट विभवांतर की सहायता से हमने एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया तो उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करते हैं। आप ज्ञात कर सकते हो आराम से। ऐसे सिंपल वे में अपन किस किस का ज्ञात कर सकते हैं? आवेशित कणों में कौन कौन से ले सकते हैं? बहुत ही सिंपल वे में कौन कौन से कण ले सकते हैं? ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए है। सपोज के सेकेंड अपन ले लें प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन ले तो इस कंडीशन में mp हो जाएगा मास 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और q जो होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वो इतना ही होगा। v वोल्ट से अपन अगर त्वरित करते हैं तो लैम्डा प्रोटॉन के लिए जब मान रखते हैं सारे के सारे तो 0.286 कितना आता है? 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम आएगा, ये आएगा। ठीक है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। वोल्ट का मान रखना आपसे कहा जाए कि 100 वोल्ट विभवांतर से अगर अपन को किसी प्रोटॉन को त्वरित करना है तो उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। ऐसे ही अगर ड्यूटेरॉन के लिया जाए, ड्यूट्रॉन लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? मास कितना हो जाएगा? m ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन के डबल, क्योंकि ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, लगभग दोनों का मास अपन बराबर मानते हैं तो 2 mp ले सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻19 ही होगा। उस केस में उसके लिए जो लैम्डा आ जाएगी ड्यूट्रॉन के लिए वो कितने आ जाएगी? 0.0202 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले केस में अपने पास अगर अल्फा कण ले रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर दो? अल्फा कण के लिए 4m
ठीक है। अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन आप लोगे तो 4 MP हो जाएगा, आवेश डबल हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और खास बात आपको, ठीक है। उस केस में अपने पास ये जो वैल्यू है वो और चेंज हो जाएगी, यहाँ 0.10101 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, ये बात रहेगी। ये अपने पास आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। और ये जो तरंग दैर्ध्य आती हैं वो उन कणों की डायमेंशन के ऑर्डर की ही आती है, उन कणों का जो आकार, जो आकृति होती है उसके आकार के आसपास से ही आती है, इसलिए वो डिटेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। सेकंड जो केस था अपने पास दूसरा, वो क्या था, अनावेशित कणों के लिए। अनावेशित कण भी तो होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन है, कोई गैस कण है, गैस के कण हैं, इनके लिए, इन स्थितियों में इनके लिए जो तापीय ऊर्जा है उसके तौर पे गति करेंगे, क्योंकि विभवांतर से तो इन पर आवेश है नहीं, इसलिए गति करेंगे नहीं, इसलिए इनको ताप देकर भी अपन क्या कर सकते हैं, त्वरित करा सकते हैं, और ताप देकर के इनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाया जा सकता है। अपन कहते हैं कि इनका जब अपन थर्मोडायनेमिक्स में अध्ययन करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनके जो गतिज ऊर्जा का मान होता है, किसका मान, गतिज ऊर्जा का जो मान होता है प्रति कण एवरेज गतिज ऊर्जा, प्रति कण, प्रति कण का मतलब 3/2 स्मॉल kT। के यहाँ क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के क्या है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, ये सीधा का सीधा मान रखते हैं, तो लैम्डा बराबर h/√3mkt, इस तरंग दैर्ध्य के आधार पर अपन इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रख करके अपन क्या कर सकते हैं, के का मान रख करके अपन न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो लगभग अपने पास कितनी आती है, 25.2/√T, ठीक है, इतना मान आता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।